फेशियल हेयर को रिमूव करना मेन और वुमेन दोनों के लिए बहुत ही बड़ा टास्क है। हर हेयर रिमूवल मेथड्स के अपने बेनिफिट्स है और अपने साइड इफेक्ट्स है। यही बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स और दूसरे फैक्टर्स को कंपेयर करते हुए कौन से मेथड सबसे ज्यादा वर्स्ट है और सबसे ज्यादा बेस्ट है जिससे आपको मन चाहे रिजल्ट मिलेंगे, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। 10 डिफरेंट हेयर रिमूवल मेथड्स में से 6 मेथड्स मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं पार्ट 1 वाले वीडियो में। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको चेकआउट करें। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे मेथड्स की तरफ। देखते हैं कि ये कौन से हैं और इनमें से सबसे ज्यादा फायदेमंद क्या है। अब नेक्स्ट मेथड, अब जैसे मैंने कहा हम धीरे धीरे जैसे आ रहे गुड़ थोड़ा बढ़ता जाएगा, बैड थोड़ा सा कम होता जाएगा। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा ट्रिमिंग। क्या ट्रिमर्स हम यूज कर सकते हैं अपने फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए? तो इसका आंसर है यस, आप रिमूव कर सकते हो, लेकिन इसको भी यूज करने का तरीका होता है। सबसे पहले तो ये भी एक तरीके का रेजर है, रेजर ब्लेड ही है इसमें भी, जो फास्ट मशीन, मतलब आपको कंट्रोल नहीं करना। जैसे रेजर में हम हमारे हाथ से इसको कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे आपको कंट्रोल नहीं करना, मशीन खुद कर रही है वहाँ पे। तो इसीलिए ये सबसे पहले तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। हल्का सा पेनफुल होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा ईजी और बहुत ज़्यादा फास्ट और कन्वीनियंट होता है। इसके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल शेविंग की तरह, क्योंकि जैसे मैंने कहा शेविंग और ट्रिमिंग एक तरीके का सेम है, बस उसमें अपने हाथ है और यहाँ पे आपका मशीन है। तो इससे भी पॉसिबल है कि आपकी हेयर ग्रोथ थिक और हार्ड हो सकती है। जैसे अगर आपकी शेविंग में हो रही है तो ट्रिमिंग से भी हो सकती है, जैसा मुझे शेविंग में होता है और ट्रिमिंग में, दोनों में होता है। तो ये डिपेंड करता है अगेन आपकी ही जीन्स पे और आपके ही हेयर के स्ट्रक्चर पे। तो अगर आपकी हेयर ग्रोथ इससे थिक आ रही है तो आपके लिए नहीं है। और दूसरे साइड इफेक्ट्स भी इसके बिल्कुल शेविंग की तरह है। जैसे शेविंग्स में आपको रेजर बर्न हो सकता है, इसमें भी आपको हो सकता है। अगर आपने इसको सही तरीके से नहीं किया तो इसमें भी आपको इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसमें भी आपको बम्प्स हो सकते हैं। इसको आपको फास्ट नहीं करना है, स्लोली करना है और आपकी जो बालों की ग्रोथ की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन में करना है, ऑपोजिट में नहीं करना है। और एकदम फास्ट करोगे तो आपके बाल जो है वो पुल होने की जगह ब्रेक होने लगेगी, जो हम नहीं चाहते। ठीक है, तो अच्छी तरीके से इसको करें और फिर उसके बाद में आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करें। अगर आपके बाल थिक नहीं आते हैं तो आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपके बाल थिक आते हैं तो इसको आप हमेशा के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी जैसे 2-3 महीने में अगर आपको एक बार कभी इंस्टेंट हेयर रिमूवल की ज़रूरत पड़ जाती है तो ऐसे टाइम के लिए बस इसको आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एट होम है, ईजी है, इंस्टेंट है। तो हमेशा के लिए नहीं, कभी कभी अगर आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम अच्छे पे बढ़ते जा रहे हैं तो आता है अच्छा वाला मेथड, वो है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग जो है ये थोड़ा सा पेनफुल होता है, लेकिन ये बहुत अच्छा मेथड है आपके बालों को रिमूव करने के लिए। क्योंकि हाँ, सबसे पहले तो ये आपके जो बड़े बड़े एरिया से आपके साइड लॉक्स, उसके लिए नहीं है थ्रेडिंग। यहाँ अगर आपको है तो नो, उसके लिए आप थ्रेडिंग मत करो, उसके लिए अलग मेथड्स है। हाँ, लेकिन आईब्रोज के लिए, अपर लिप्स के लिए और चिन के लिए, से छोटी छोटी एरियाज के लिए थ्रेडिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। साइड इफेक्ट्स इसके है कि थोड़ा सा पेनफुल होता है, लेकिन अच्छी बात इसकी है कि इसको आप लाइफ टाइम कंटिन्यू रख सकते हो, कंटिन्यूस बेसिस पे करा सकते हो। इससे आपके बाल थिक नहीं आते, डार्क नहीं आते, जैसे थे वैसे ही आएंगे। और स्पेशली अगर हम आईब्रोज की बात करें तो कोई भी मेथड से आपको वो शेप नहीं मिल पाता जो थ्रेडिंग आपको दे सकता है। तो ऐसे छोटे एरियाज के लिए जिसको आप घर पे कर सको, लॉन्ग टाइम तक फॉलो कर सको, जिससे आपके बाल भी थिक ना आए और आपको अच्छे शेप्स भी मिले, तो इसके लिए थ्रेडिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ओनली फॉर छोटे छोटे एरियाज, नॉट ये जो बड़े एरियाज होते हैं उसके लिए नहीं है। ठीक है, आपको कॉम्बिनेशन में यूज करना पड़ता है, यहाँ के लिए अलग और यहाँ के लिए अलग। तो अब इन सब के लिए क्या है नेक्स्ट, तो हम जैसे थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहे हैं उसके बाद आपको आता है नेक्स्ट बेस्ट मेथड, वो है हॉट वैक्सिंग। एक्चुअली मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगी हॉट वैक्सिंग भी आपको यूज करने के लिए। छोटे एरियाज के लिए भी आप यूज मत करो, थ्रेडिंग करो। थ्रेडिंग नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप वैक्सिंग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बड़े बड़े एरिया से हेयर को रिमूव करने के लिए शेविंग से अच्छा, ट्वीजिंग से अच्छा, एपिलेटर से अच्छा वैक्सिंग होता है, क्योंकि एक साथ आप अपने बालों को रिमूव करते हो तो पेन बहुत ज्यादा कम होता है। डीप लेवल पे जाके ये आपके हेयर को रिमूव करता है। कोई क्रीम्स, कोई केमिकल्स वगैरह इसमें यूज नहीं किए जाते, तो ये आपकी स्किन को डार्क वगैरह नहीं करता है, आपकी स्किन को हार्म नहीं करता है। इससे आपके बाल भी रिमूव हो रहे हैं, इससे आपकी स्किन एक्सफोलिएट भी होती है, क्योंकि इससे आपके डेड सेल्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। इससे आपकी स्किन हेयर फ्री, स्मूथ दिखाई देती है और सिर्फ एक ही बार के यूज में। तो ये भी थोड़ा सा पेनफुल है, लेकिन उतना ज्यादा पेनफुल नहीं, क्योंकि एक साथ आपको पेन हो रहा है, एक एक करके नहीं हो रहा है। तो झटके वाला जो पेन होता है वो थोड़ा सा बेरेबल होता है एज कम्पेयर टू ये जो एक एक करके हम रिमूव करते हैं वो सारे पेन्स को। जो एपिलेटर्स देते हैं, जो ट्वीजर्स देते हैं, उससे बेटर ये वैक्सिंग होता है पेन में, तो जो एक साथ रिमूव कर देता है। और इसके रिजल्ट्स की बात करूँ तो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है और थोड़ा बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, लेकिन इसका एक अपना साइड इफेक्ट है जिसकी वजह से लोग इसको करने से डरते हैं। वो है बारीक बारीक दाने या बम्प्स आ जाना। और ये होता है गलत तरीका, गलत डायरेक्शन, गलत प्रेशर अप्लाई करने से पुल करने में गलती हो जाती है, जिसके वजह से आपको ये दाने दे सकते हैं, बम्प्स दे सकते हैं। अगर ये सही तरीके से किया जाए तो ये बहुत ही फायदेमंद मेथड है। अगर आपके मीडियम टू थिक हेयर है और आपकी स्किन अच्छी खासा टाइट है तो आप ये मेथड को चूज कर सकते हो, क्योंकि इससे आपके हेयर तो रिमूव होते हैं और आपकी हेयर ग्रोथ भी धीरे धीरे कम हो जाती है।
तो ये डिपेंड करता है आपकी हेयर की वॉल्यूम पे, आपकी हेयर की थिकनेस पे और आपकी स्किन की टाइटनेस पे भी, इलास्टिसिटी पे भी वो कितनी है। तो उसके हिसाब से आप इसको चूज़ कर सकते हो। बाहर से बुला के करवाओ, बाहर जाके करवाओ या घर पे आप खुद इसको कर लो, तो भी ये थोड़ा बहुत कॉस्ट इफेक्टिव ही रहता है। फाइनल मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँ क्योंकि इसमें मेरे सारे एट होम वाले मेथड बताए हैं आपको, तो इसलिए मैं इसको इंक्लूड करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं बता रही हूँ क्योंकि जो बेस्ट मेथड है परमानेंट एट होम सोल्यूशन वाला, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। ये वीडियो में एक लास्ट मेथड मैं आपको बता के जा रही हूँ, वो है लेजर्स या इलेक्ट्रोलिसिस। ये जो मेथड्स होते हैं ये आप घर में नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको इंक्लूड नहीं करना चाह रही थी, लेकिन ये परमानेंट हेयर को रिमूव होने के लिए बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आप ये मेथड को चूज कर सकते हो। कभी हम क्रीम्स यूज कर रहे हैं, कभी हम पाउडर्स यूज कर रहे हैं, कभी ट्वीजर्स, कभी लेजर्स, कभी एपिलेटर्स, कभी वैक्सिंग, सब अलग अलग मेथड है, सबका तरीका अलग अलग है। बालों को या तो हटाओ या तो डीपली जाके उसको डिसॉल्व करो या तो प्लग करके निकालो, राइट। लेजर का क्या तरीका होता है? लेजर में जो टेक्नीशियन होता है वो एक लेजर की लाइट, एक बीम आपके स्किन में डालता है। ये लाइट आपका जो हेयर है उसमें जो पिगमेंट होता है मेलानिन, वो अब्जॉर्ब करता है और ये लाइट को वो कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में। ये हीट के वजह से जो फॉलिकल्स है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से पहले तो आपको फाइन और थिन हेयर आने लगते हैं, फिर धीरे धीरे ये हेयर ग्रोथ भी कंप्लीटली कम हो जाती है, डिले होती है और फिर परमानेंटली स्टॉप हो जाती है। तो लेजर इस तरीके से काम करता है। इलेक्ट्रोलिसिस किस तरीके से काम करता है? जहाँ पे हम लेजर लाइट जो दे रहे हैं, लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो करंट है वो हम पास करते हैं। अब ये वहाँ पे हीट एनर्जी आपके फॉलिकल्स को डैमेज कर रही थी, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो करंट है वो आपके फॉलिकल्स को डैमेज करता है और आपको रिजल्ट सेम ही मिलता है। जो लेजर का रिजल्ट होता है वही इलेक्ट्रोलिसिस का रिजल्ट होता है। दोनों में से अच्छा कौन सा है, दोनों में से क्या करना चाहिए? दोनों ही अच्छे हैं। लेजर थोड़ा सा कॉस्टली होता है, इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ा सा कम कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू लेजर, लेकिन सेशंस इसमें ज्यादा लग जाते हैं। तो कॉस्ट के मामले में दोनों लगभग बराबर ही हो जाते हैं। पेन के मामले में अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस में नीडल इंसर्ट किया जाता है और वहाँ पे नीडल का पेन होता है और यहाँ पे जो हीट होती है वो आपको बर्दाश्त करनी होती है। तो दोनों में ही पेन है, तो आप जो बर्दाश्त कर सको वो यूज़ कर सकते हो। अगर आप मुझसे पूछो तो लेज़र वाला जो पेन है वो ज़्यादा बर्दाश्त के काबिल होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोलिसिस। सेशंस की अगर बात करें तो लेजर्स में आपको 5 to 6 सेशंस में आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स दिखाई देते हैं और उसके बाद में आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है और कुछ और अगर आप कर लिया तो आपकी हेयर ग्रोथ परमानेंटली स्टॉप भी हो जाती है। इलेक्ट्रोलिसिस में कंपैरेटिवली ज़्यादा नंबर ऑफ सेशंस लगते हैं। दोनों में से सेफ कौन सा है या साइड इफेक्ट्स या रिस्क किसके कम या ज़्यादा है? लेज़र है, हीट है, तो अगेन आपको वहाँ पे बर्न के चांसेस हो सकते हैं, स्किन इरिटेशन के चांसेस हो सकते हैं और रेडनेस के चांसेस हो सकते हैं और कभी कभी किसी किसी को लेज़र के बाद में स्किन डार्कनिंग भी होती है, कभी किसी को स्किन लाइटनिंग भी होती है और कभी कभी किसी को पिगमेंटेशंस की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप प्री और पोस्ट केयर कैसा कर रहे हो, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस की अगर बात करें तो उसमें साइड इफेक्ट्स वगैरह, अगर जो भी प्रोब यूज़ कर रहे हैं, जो टेक्नीशियन वो प्रोब यूज़ कर रहा है, अगर वो सही नहीं है, इन्फेक्टेड है, तो आपको भी वो स्किन इन्फेक्शन हो सकता है और कभी कभी ये नीडल होने की वजह से किसी किसी के स्किन में स्कार्स हो जाते हैं, तो वो एक साइड इफेक्ट या चांसेस जो है वो हो सकता है। तो इसीलिए वो डिपेंड करता है कि आप जहाँ पे भी जा रहे हो, जो क्लिनिक जा रहे हो, जिसके ऊपर भी ट्रस्ट कर रहे हो, वो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, उतना एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। ये सारी रिसर्चेस और इंक्वायरीज पहले करें और उसके बाद में आप ये मेथड्स को चूज कर सकते हो। तो ये दो मेथड को तो मैं इंक्लूड करना नहीं चाहती क्योंकि ये एट होम मेथड नहीं है और अफोर्डेबल नहीं है और कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। बाकी सारे मेथड जो है वो घर वाले थे। तो क्या घर बैठे ऐसा कोई सोल्यूशन है जो ईजी हो, आसान हो, पेन फ्री हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो और परमानेंट रिजल्ट दे सके? क्या ऐसा कोई सोल्यूशन है? यस, डेफिनेटली है, लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। उसके लिए खास एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगी कि वो क्या है और आपको घर पे क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि क्या नहीं करना है, तो इसके ऊपर भी गौर करें। इसमें से कोई मेथड अगर आपको सूट करता है तो डेफिनेटली आप इसको कंबाइन करके यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हर किसी के अपने अपने प्रोज है और कॉन्स है। तो आप इसको कंबाइन करके यूज़ कर सकते हो इंटेलिजेंटली, आपकी स्किन के टाइप के हिसाब से, आपके अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से और आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। सो ये थे गाइस 10 ऐसे फेशियल हेयर रिमूवल मेथड्स रैंकिंग फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट जो आप यूज कर सकते हो घर बैठे आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। अगर आप देखोगे मैंने सारे मेथड्स तो आपको गिना दिए और इसमें से कोई ऐसा मेथड नहीं है जो आपको ये सारे फायदे दे सके, लेकिन एक मेथड अब भी ऐसा है जिससे आप ये सारे फायदे उठा सकते हो। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं उसको इस वीडियो में कवर नहीं कर सकती क्योंकि वो एक कॉम्बिनेशनल मेथड है। सबसे मज़े की बात कि उसको आप 10 रुपये में अपने घर में कर सकते हो और उससे परमानेंट रिजल्ट अचीव कर सकते हो। वो क्या है और उसको कैसे करना है, इसकी डिटेल वीडियो लेकर जल्द मैं हाजिर होंगी।
तो उम्मीद करती हूँ गाइस इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा, कुछ जाना होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हुआ होगा। अगर हुआ है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेकर आते रहूंगी। और उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूले, आपके लाइक्स देख के मैं और समझूंगी और ऐसे वीडियोस बनाऊंगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर टिक करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले और यस कमेंट भी जरूर करके बताएं आपके विचार कि आप क्या सोचते हो सारी टेक्निक्स के बारे में, और अगर आपने इसमें से कुछ भी यूज किया है तो आपकी क्या एक्सपीरियंसेस रहे, ताकि हर किसी को दूसरों के एक्सपीरियंसेस भी पता चले और उससे भी उनको कुछ सीखने मिले। तो कमेंट जरूर करें कि आप ये सारी टेक्निक्स के बारे में क्या सोचते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही गाइस, मिलती हूं मैं आपको मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, लव यू, बाय बाय।